साथियों वेलकम बैक। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और आज हम लोग देखेंगे इस नाइट सेशन 9:30 PM में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आवर, जिसमें बात होगी साइंस के 7वें क्वेश्चन आवर की। तो एक एक क्वेश्चन आवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन बनाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, एग्जाम के प्रारूप को समझें, कम पढ़ें लेकिन ठोस पढ़ें, अच्छा पढ़ें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का 10 कदम। लेकिन उसके पहले जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ग्रुप में निश्चित तौर पर इसको शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं, एक एक सवाल महत्वपूर्ण है और 11 सवाल है आपके लिए। सबको बनाएं, एक्यूरेसी पर ध्यान दें, गलती ना करें, जितना जानते हैं उतना ही बनाएं पढ़ने के दौरान, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से सही दिशा में हो सके। तो चलिए, पहला सवाल का इनमें से किस शाखा में पक्षियों का अध्ययन होता है? पक्षी सब पढ़ते में वर्ड्स जिसको कहते हैं। तो कह रहा इनमें से किस शाखा में वर्ड्स के बारे में अध्ययन होता है, पक्षियों का अध्ययन। ऑप्शन है ओडोंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एनाटॉमी, इक्थियोलॉजी। क्या होगा चारों में? यही पूछ रहा है कि 4 शाखा है विज्ञान का, जीव विज्ञान का, इसमें कौन शाखा है जिसमें बर्ड्स के बारे में अध्ययन होता है? तो आंसर बहुत अच्छा सब लोग जानते हैं, अच्छी बात है। नहीं जानते तो इसको समझें। ऑप्शन जो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान का एक शाखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। बर्ड्स मतलब उड़ने वाले जानवर, जिनमें उड़ने की क्षमता होती है, उसको पक्षी कहते हैं। और पक्षी सांप से विकसित हुआ है, सांप से ही मानव भी विकसित हुआ है। और मानव के जैसा ही पक्षी होता है लगभग बहुत सारी चीजों में। जैसे यह भी वार्म ब्लडेड है, गर्म खून का है, इसको भी बुखार लगता है, ठंड लगता है। तो हमसे ये मिलता जुलता है, मतलब हमारे विकास के क्रम में बहुत नजदीक है। एक अंतर है कि इसकी हड्डियां जो होती है उसमें हवा भरा रहता है, यही सबसे मुख्य विशेषता है इसकी। तो हवा भरा हुआ हड्डी होता है, इसके कारण ये उड़ पाता है। और ऐसे जानवरों को ही अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान में ऑर्निथोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया। जबकि ओडोंटोलॉजी में हमारे मुंह के अंदर दांत की बनावट और मुख का अध्ययन होता है। एनाटॉमी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें करते क्या है, तो कटिंग करके चाकू से शरीर को काट करके शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर का। तो जो डॉक्टर सर्जरी करता है वही एनाटॉमी पढ़ता है, जो सर्जन होगा वही चीर फाड़ करेगा, फिजिशियन एनाटॉमी नहीं पढ़ता। तो ध्यान रखना, एनाटॉमी का मतलब क्या है, तो चीर फाड़ करके अध्ययन करना। वो पेड़ भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, मानव भी हो सकता है। जबकि इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन होता है, फिश का, कि मछली कैसे जीती है, कैसे अंडे देती है, कैसे उसका जीवन चलता है। ये सब अध्ययन किसमें? इक्थियोलॉजी में। तो चारों पूछता है एग्जाम। आगे चलें तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिनकी बनावट समान हो लेकिन कार्य असमान हो, ऐसे अंग को माना जाता है। तो एक अंग है जिसका बनावट सिमिलर है लेकिन कार्य असमान है, इसको क्या कहेंगे? समजात अंग कहेंगे, समरूप अंग कहेंगे, विषम अंग कहेंगे, या कोई नहीं? क्या आंसर होगा? बहुत लोग पढ़े हुए हैं, हमने पढ़ाया है इसको ऑफलाइन में, ऑनलाइन में। तो याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है, विषम अंग, समरूप अंग, समजात अंग क्या है? तो ऑर्गन समझते होंगे आप लोग। ऑर्गन मतलब अंग होता है, जैसे हाथ एक अंग है, पैर एक अंग है, हृदय अंग है, किडनी अंग है, आंख, नाक, कान सब अंग है। तो इन्हीं अंगों की बात हो रही कि अंग ऐसा हो जिसकी बनावट सिमिलर हो लेकिन कार्य असमान हो। तो बनावट का मतलब गर्भावस्था में विकास की प्रक्रिया, देखने पर वो सिमिलर होना चाहिए लेकिन कार्य जो हो असमान हो। तो दो चीज हो गया कि बनावट क्या है, तो बनावट सिमिलर है, समान है, एक ही तरह से बना हुआ है, लेकिन कार्य यहां पर क्या है? असमान है, मतलब अलग अलग काम करता है, एक ही तरह का काम नहीं करता। तो ऐसा अगर अंग होगा तो उसको क्या मानेंगे? समजात मानेंगे, समरूप मानेंगे, विषम मानेंगे? तो आंसर जो है इसका समजात है। समजात को समझना यह है कि जात समान है। जात समान मतलब क्या होता है कि जिस जन्म में, जिस फैमिली में कोई बच्चा जन्म ले लेता है उसको कहते हैं कि इस जात का है। तो जात का संबंध जो है आज जन्म से है। और यही है कि जन्म में जो बनावट होता है अंगों का, जैसे
गाय का पांव है, तो गाय का आगे वाला पांव, फोर लिंब, उसको अगर गर्भावस्था में बछड़े को देखेंगे मां के पेट में, तो गाय का आगे वाला पांव और मनुष्य का हाथ, ये दोनों का अगर आप मिलाएंगे तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे जब तक वो जन्म न ले ले। बनावट के क्रम में दोनों एक ही जैसा दिखेगा। जब मां के गर्भ में दोनों को चेक किया जाएगा, गाय के बछड़े को चेक करें और एक मानव के बच्चे को चेक करें, तो दोनों का, ये दोनों अंग, गाय का आगे वाला पांव, मनुष्य का हाथ एक ही जैसा बना होता है, लेकिन दोनों का काम अलग है। गाय पांव से सिर्फ चलने का काम लेती है, हम पकड़ने का, कार्य करने का, लिखने का सब काम करते हैं, तो कार्य समान हो गया, लेकिन बनावट समान है। इसलिए गाय का आगे वाला पांव और मनुष्य का हाथ आपस में क्या है, ये समजात अंग है। एक ये होता है। दूसरा होता है समरूप अंग, जिसको हम लोग एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। तो यहां पर उल्टा हो जाता है कि यहां बनावट असमान होता है, बनावट क्या है, असमान है, लेकिन कार्य समान होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो उसको समरूप माने। जैसे कि अब देखें कि पंख है, तो पंख होता है पक्षी में, हमने कहा पक्षी उड़ते हैं तो पंख से उड़ते हैं, तो पक्षी का पंख और तितली का पंख, ये दोनों का पंख मिलाएंगे तो बिल्कुल अंतर है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। पक्षी के पंख में हड्डियां होती है, मांस होता है, ब्लड होता है, लेकिन तितली में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन दोनों का एक ही काम है कि दोनों पक्षी को भी उड़ने में मदद करता है और तितली को भी उड़ने में मदद करता है। तो कार्य सिमिलर हो गया लेकिन बनावट अलग है। तो ऐसा अंग होगा तो कहेंगे समरूप अंग। विषम अंग ऐसा कुछ होता नहीं है बायोलॉजी में। तो समजात और समरूप को आपको ध्यान रखना है। और आपको पूछा गया था बनावट समान, कार्य समान, उसके हिसाब से आंसर क्या होगा, समरूप, समजात। आगे चलें तो तीसरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो डिजीज से, और एक चीज ध्यान रखना है कि बायोलॉजी में अगर सबसे ज्यादा सवाल पूछता है तो दो टॉपिक पढ़ना होता है, बीमारी जरूर पढ़ें और विटामिन जरूर पढ़ें। ये दोनों ऐसा टॉपिक होता है जिससे हर एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। तो बीमारी से बहुत तरह से सवाल पूछता है, उसी में से एक नमूना आपके लिए है कि इनमें कौन बीमारी विषाणु जनित नहीं है। विषाणु जनित मतलब वो ऐसा बीमारी जो वायरस से होता है, विषाणु से। तो यहां पूछ रहा है नहीं है, कौन विषाणु जनित नहीं है। मम्प्स, हेपेटाइटिस, कोरोना, ट्यूबरकुलोसिस, कौन विषाणु से नहीं होता है। तो आंसर जो है ये ट्यूबरकुलोसिस है। मम्प्स, गलसुआ जो हम पढ़े हैं और आपको पढ़ाया गया है कि पैरोटिड ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाता है तो मम्प्स हो जाता है, गाल फूल जाता है, जो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है, जॉन्डिस हो या हेपेटाइटिस हो। कोरोना तो अभी साझी है कि कोरोना एक वायरस डिजीज है, वायरस एक आ गया है जिसके कारण कोरोना फैल रहा है। अब ये ट्यूबरकुलोसिस क्या है, जिसको नॉर्मली हम लोग टीबी कहते हैं, क्षय रोग। तो टीबी वायरस से नहीं होता है, टीबी बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, ये ध्यान रखना। तो टीबी बैक्टीरियल डिजीज है, जबकि ये तीनों वायरस से होने वाला बीमारी है। तो यहां पूछ रहा है वायरस से नहीं, तो वायरस से नहीं है, बैक्टीरिया से है। कौन, ट्यूबरकुलोसिस, जिसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीबी कहते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली नामक एक बैक्टीरिया होता है जो बॉडी में घुस जाता है तो डिजीज क्रिएट करता है, इसके कारण उसको टीबी या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, हिंदी में क्षय रोग। तो ये ध्यान रखना। चौथा सवाल है कि एक विद्युत के तार को लंबाई दिया हुआ है, उसको जोड़ करके लंबाई को बड़ा किया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या सभी, क्या होगा। तार की लंबाई को बड़ा किया जाए, मान लिया एक तार, आप यहां से एक बल्ब लगाएं ऐसे और बल्ब ऐसे लगाएं तो तार इतना बड़ा है इसमें। अब एक बल्ब, इसी बल्ब को तार बड़ा करके लगाएं ऐसे, तो इस तार का और इस तार में प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा। करा तार को बड़ा कर दिया जाए, लंबाई बड़ा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, सभी, क्या होगा। तो ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिजिक्स में एक सूत्र पढ़ते हैं हम लोग, R बराबर रो L बटा A, जहां R प्रतिरोध है, ये रेसिस्टिविटी है, ये लंबाई है, ये क्षेत्रफल। कि एक तार दिया रहे ऐसे, एक वायर हो ऐसे, और वायर को कनेक्ट करें बैटरी से ऐसे, तो बैटरी से जैसे ही तार जोड़ेंगे इसमें करंट दौड़ने लगेगा, और इस चालक में वायर है तो इसमें अपना रेसिस्टेंस है R। अब ये तार इतना बड़ा है तब, और इसको बड़ा करें और बड़ा तार लगा दें तब,
रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां देख रेसिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ R बराबर रो एल बटा ए, तो ये कांस्टेंट है, ये बदलता नहीं है। तार अगर तांबे का है और तांबा यूज करे तो नहीं चेंज होगा, रो हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन एल ऊपर है, मतलब एल लंबाई है ये, तो लंबाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई अगर कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा, ये ध्यान रखना। यहां पर लंबाई बढ़ाया जाए तो लंबाई बढ़ेगा ये, तो जैसे ही लंबाई बढ़ेगा उसी के हिसाब से प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। नॉर्मली समझे कि गाड़ी से चलते हो और किसी का घर बिल्कुल पास है तो उसको ट्रैफिक कम फेस करना पड़ेगा, और किसी को बहुत दूर जाना है तो गाड़ी बहुत ट्रैफिक को फेस करते हुए आगे बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा उसको रुकावट मिलेगा रास्ते में। छोटा रास्ता है कम रुकावट है, ज्यादा लंबा रास्ता है बड़ा रुकावट है, तो यही समझना है। तो प्रतिरोध एक प्रकार का रुकावट है। जब लंबाई बढ़ता है मतलब रास्ता बढ़ गया जो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर चलेगा प्रतिरोध ज्यादा मिलेगा, अगर कम दूर चलेगा कम प्रतिरोध मिलेगा। तो लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटाने से प्रतिरोध घटता है। लेकिन एरिया बढ़ाएं तो प्रतिरोध घटेगा। एरिया बढ़ाने का मतलब अगर इस तार को मोटा कर, पतला तार लगाना मोटा तार लगाना, तो ये एरिया है, तो ये मोटा करने का मतलब एरिया बढ़ रहा है, तो दरवाजा छोटा होगा। मंदिर में छोटा दरवाजा होता है और घुसना तो धक्का मुक्की करके घुसना पड़ता है, लेकिन वही बैंक्वेट हॉल में जाए शादी के हॉल में तो बहुत बड़ा दरवाजा लगता है कि उसमें ट्रक वगैरह सब आसानी से घुस जाता है, बैंड वाला भी बैंड बाजा लेकर घुस जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जब छोटा रास्ता है तो धक्का मुक्की ज्यादा, चौड़ाई ज्यादा है तो धक्का मुक्की कम है। और यही समझना है कि जब चौड़ाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और चौड़ाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, दोनों का उल्टा है। तो यहाँ लंबाई पूछा है तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध भी उसी हिसाब से क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि क्यों बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है। और हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे जब करंट बताया जाएगा आपको, विद्युत धारा, तो सब समझाया जाएगा कि कैसे कहां पर होता है और कैसे आपको सोचना है। आगे चलें तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रात्रि के अंधेरे में, रात्रि में तो अंधेरा ही होता है, रात्रि मतलब अंधेरा में हमारी आंखें कौन सा रंग देख सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लाल रंग देख सकती है, काला देख सकती है, सफेद देख सकती है, एक से अधिक सही है, कौन रंग देख सकती है, ये तो प्रैक्टिकली चीज है, आप फील किए होंगे कि क्या देख सकती है। गलती नहीं होना चाहिए, गलती का तो सवाल पढ़ने से मतलब नहीं, लेकिन गलती कब नहीं होगा, जब ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। होता क्या कि रात का अंधेरा हो, अंधेरा रात का हो या दिन का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधेरा होना चाहिए। मतलब रात में ही है और कमरे में अंधेरा है, 12 बजे का रात है, पूरा लाइट जलाया तो फिर अंधेरा नहीं है वहां पर, तो लाइट में आंख अलग काम करेगा, रात में जहां अंधेरा वहां आंख अलग काम करेगा, दोनों में आंख की फंक्शन अलग है। तो इस समय कौन रंग दिखेगा, तो एक चीज ध्यान रखना है कि रात में जब भी दिखेगा तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, इसके अलावा कोई कलर नहीं दिखेगा। कलर रहेगा भी तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए देखते होंगे सीरियल वगैरह में भूत दिखाता है, तो भूत दिखाएगा तो जब भी भूत का कलर दिखेगा तो या तो काला कपड़ा में दिखेगा नहीं तो सफेद कपड़ा में दिखेगा। कोई ऐसा नहीं देखा कि लाल जोड़े में कोई भूत बैठा हुआ, ऐसा नहीं होता है। जब भी दिखेगा उसको तो कहेगा कि एक महिला क्या दिखा, एकदम उस सफेद कपड़ा पहने हुए जा रही थी रात 12 बजे रात में। क्यों ऐसा होता है, इसलिए होता है कि सफेद और काला के अलावा आंख कुछ देखता ही नहीं रात में, क्योंकि आंख में दो तरह के सेल हैं, एक सेल है जिसका नाम है रॉड सेल और एक का नाम है कोन सेल। रॉड सेल का काम है ब्लैक एंड व्हाइट देखना और कोन सेल का काम है सभी कलर को देखना, जितना भी कलर होता है सबको, लाल पीला हरा सब। और कोन सेल जो होता है वो प्रकाश में काम करता है, जब लाइट मिलेगा तब ये काम करेगा, जब अंधेरा होगा कोन सेल काम करना बंद करेगा, रॉड सेल काम करने लगेगा। तो अंधेरा में जब भी देखेगा रॉड सेल देखेगा, जैसे उल्लू देखता है रात में, दिन में उल्लू नहीं देखता क्योंकि उल्लू के पास कोन सेल होता ही नहीं। तो उल्लू रात में क्यों देखता है, पूछ रहे हैं कि उल्लू को रात में दिखाई देता है क्यों, क्योंकि उसके पास रॉड सेल है, कौन सेल है ही नहीं, दिन में से वो निकलता ही नहीं है, दिखाई नहीं देता उसको। तो यही समझना है कि रात में रॉड सेल जब भी दिखेगा तो रात में दिखेगा, और रात में जब भी दिखेगा तो या तो काला दिखेगा उसको और नहीं तो व्हाइट दिखेगा। कोई भी घर दिखा कलर किया हुआ, रास्ते में जा रहे हो पोल लगा हुआ बिजली का खंभा, तो दूर से कुछ दिखे ना दिखे ये दिखता है कि लगता है काला कुछ डंडा खड़ा है। अब नजदीक में लाइट पड़ेगा तो पता चला कि वो डंडा पेंट किया हुआ लाल हरा पीला कैसा पेंट है, लेकिन रात्रि में जब भी दिखे वो काला ही दिखेगा,
या नहीं तो सफेद दिखेगा। तो ये ध्यान रखना है, आंसर काला और सफेद हो सकता है, मतलब आंसर डी सही है, एक से अधिक सही। लाल नहीं दिखेगा रात में जब प्रकाश नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है और ये बार बार पूछा जाएगा एग्जाम। आगे चलें तो कह रहा है कि संपोषी व्यतिकरण के कारण ध्वनि की तीव्रता बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या सभी। इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में कि समान आवृत्ति की दो तरंग लें और उसको आपस में एक साथ मिलाएं तो उसमें एक इंटरफेरेंस होता है, व्यवधान आता है, और व्यवधान के कारण उसकी तीव्रता में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना मतलब क्या होता है, दखलंदाजी करना। तो एक ध्वनि तरंग ऐसे चल रहा हो, ऐसे साउंड वेव, और एक दूसरा ध्वनि तरंग ऐसे आ जाए इसी रास्ते पर, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो जो डिस्टर्बेंस होगा उसी का नाम व्यतिकरण है फिजिक्स में, साइंस में। और व्यतिकरण दो तरह का, यहां जो लिखा हुआ है संपोषी है, कंस्ट्रक्टिव है, और एक होता है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दोनों का तरीका क्या है कि अगर तरंग ऐसे चल रहा है और दूसरा तरंग भी ऐसे चल रहा है, तो दो तरंग ऐसे चलेगा तो संपोषी व्यतिकरण। अब एक तरंग ऐसे चले, ऐसे अगर निकालें ऐसे ग्राफ, और दूसरा तरंग ऐसे चले, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। यहां क्रॉस नहीं कर रहा है, पैरेलली चल रहा है साथ साथ। तो ऐसे चलेगा तो संपोषी और ऐसे चलेगा तो विनाशी। इसके कारण विनाश होगा और इसके कारण निर्माण होगा, इंटरफेरेंस के कारण। और जब व्यतिकरण होगा तो तीव्रता में प्रभाव पड़ेगा। तीव्रता क्या होता है, तो ध्वनि का तेज और धीमा होना, साउंड बढ़ना और घटना इंटेंसिटी है। तो ये ध्यान रखना है कि जब बिना संपोषी व्यतिकरण होगा और ऐसे मिलेगा तरंग दोनों समान फेज में, तो उसका तीव्रता क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर विनाशी व्यतिकरण होता तो उसकी तीव्रता घट जाती और साउंड आपको सुनाई नहीं देता। रेडियो बजाते हैं, ऑल इंडिया रेडियो बहुत अच्छा अच्छा क्लासिकल गाना देता है उसमें रात्रि में, तो ऑल इंडिया रेडियो कभी बजाएं शॉर्ट वेव पर, तो पता चलेगा गाना बज रहा है और बजते बजते अचानक से गाना गायब हो गया, और फिर थोड़ा देर छोड़ेंगे तो फिर गाना का साउंड तेज हो जाएगा। तो जो साउंड घट बढ़ रहा है किसके कारण, इस इंटरफेरेंस के कारण। एग्जाम में पूछता भी है कि रेडियो बजते समय ध्वनि का तेज या मंद होना किसका प्रभाव, तो व्यतिकरण का प्रभाव। बढ़ रहा है तो संपोषी व्यतिकरण, घट रहा है तो विनाशी व्यतिकरण। और कौन घट बढ़ रहा है, तो तीव्रता घट बढ़ रहा है, जो हम लोग पढ़ेंगे साउंड में। आगे चले तो 7वां सवाल का, इनमें किस धातु को की सबसे लंबी तार खींची जा सकती है। 4 धातु दिया गया, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, चांदी। किसको खींचकर आप सबसे ज्यादा लंबा कर सकते हैं, मतलब अगर इतना मटेरियल दिया हुआ सबका, तांबा भी इतना हो, सोना भी इतना हो, एल्युमिनियम भी इतना हो और चांदी भी इतना हो, और इसको खींचकर आप लंबा करते हैं, तार बनाते हैं, तो किसका तार सबसे लंबा होगा, टूटेगा नहीं। बार बार पूछेगा एग्जाम। तो ये जो आंसर होगा ये सोना होगा, गोल्ड। तार खींचने का गुण जो होता है, एक गुण है धातु का, और उस गुण को तन्यता कहते हैं, टेंसाइल। तो तन्यता का गुण ये ध्यान रखना है सबसे अधिक किसमें होता है, सोना में होता है। इसीलिए सोना को धागा बनाया जा सकता है, और धागा बना करके लोग सोने के धागे से कपड़े की सिलाई भी कर देते हैं, जरी लगा देते हैं साड़ियों में, लहंगा में, सूट में सोने के धागों से सिलाई किया जाता है, जो लहंगा करोड़ों में मिलता है बाजार में। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये धागा बन सकता है, पतला से पतला करेंगे तो भी नहीं टूटेगा। बाकी तांबा भी लंबा होता है, तार बनता है विद्युत का, खींच करके पतला तार बनाते हैं, लेकिन उतना नहीं होता जितना सोना का होता है। एल्युमिनियम में भी होता है, लेकिन एल्युमिनियम तांबा से भी कम होता है। तो चांदी भी होता है, तो ये सब का तार बन सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबा जो तार बनेगा वो सोना का ही बनेगा। क्यों, क्योंकि सोना में सबसे अधिक तन्यता का गुण है, टेंसाइल गुण कहते हैं इसको। और ये पूछेगा एग्जाम में कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन है, तो सोना। तो ध्यान रखना है। 8वां सवाल कह रहा है कि इनमें सबसे मजबूत बंधन कौन है। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया, मजबूत बंधन। पहला वैद्युत संयोजन बंधन, सहसंयोजन बंधन, उप सहसंयोजन बंधन, या सभी समान है। कौन सबसे मजबूत बंधन, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो बताया गया आपको क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया है बंधन, तो आंसर जो होगा वैद्युत संयोजन बंधन। और एकदम याद रखना है क्या, वैद्युत को, वैद्युत विद्युत से आया है,
और विद्युत जो होता है वो चार्ज के कारण होता है, आवेश के कारण। ये ध्यान रखना है, चार्ज किसके कारण? आवेश के कारण। और आवेश कौन कौन? प्लस और माइनस, यही तो दो चार्ज होता है, कोई प्लस होता है कोई माइनस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पता होगा, कूलम ने कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलाएंगे तो बहुत जोड़ अट्रैक्शन होगा, बहुत ताकत के साथ एक दूसरे को खींचेगा, जैसे चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल खींचता है। तो जैसे ही चार्ज के कारण कोई बंधन बनेगा तो ये बंधन बहुत मजबूत होगा, ये ध्यान रखना। तो बंधन चार्ज के कारण कौन है? वैद्युत संयोजन बंधन, कि एक सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन मिला तो नमक बन गया। अब ये नमक में जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, और इसलिए नमक का ये बॉन्ड बहुत मजबूत बंधन है। तो ये ध्यान रखना है कि वैद्युत संयोजन बंधन सबसे मजबूत है। सहसंयोजन बंधन क्या होता है? तो सहसंयोजन बंधन कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है तो आपस में क्या कर लिया? पार्टनरशिप कर लिया। यहाँ चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप, इससे बंधन है। तो ये सहसंयोजन है, मतलब साथ में कोऑपरेशन से चल रहा है, पार्टनरशिप है। तो यहां पर बंधन उतना मजबूत है। उप सहसंयोजन बंधन और कमजोर है क्योंकि वहां पार्टनरशिप एक तरफा है, तो एक तरफा पार्टनरशिप होगा तो ऐसे ही पार्टनरशिप नहीं चलेगा। तो आंसर क्या होगा? वैद्युत संयोजन बंधन। तो ध्यान रखना है। अब आगे चलें तो 9वां सवाल कह रहा है शराब का जो बोतल होता है, तो सब पहचानते होंगे शराब की बोतल को। तो शराब का बोतल किस कांच से बनता है? तो कांच की बोतल की बात हो रही है। ऑप्शन है क्रूक कांच, फ्लिंट कांच, क्राउन कांच, सोडा कांच। कौन कांच? किससे शराब की बोतलें बनाई जाती है? और चारों कांच इंपॉर्टेंट है, चारों पूछेगा, क्रूक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, सोडा ग्लास। तो जो आंसर होगा ये सोडा ग्लास होगा, ये ध्यान रखना। सोडा मतलब होता है NaHCO3, Na2CO3, Na2CO3 ये सोडा है, और इसी में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सिलिका मिला देते हैं ये, और गर्म कर देते हैं तो कांच बन जाता है, यही ग्लास है। अब इस कांच में अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, जो सोडा है ये वॉशिंग सोडा, धोने का काम इसी से करते हैं लोग, कपड़ा धोने का, तो इसकी मात्रा जब ज्यादा मिला देंगे तो यही कांच का नाम हो जाएगा सोडा ग्लास, क्योंकि इसमें सोडा मिला हुआ है इसलिए सोडा ग्लास। और जब सोडा ग्लास मिल गया तो ये कांच जो होगा काफी सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम, और इसलिए इसको मृदु कांच भी कहा जाता है, मुलायम कांच, हार्डनेस नहीं होगा इसमें। और जितने भी बोतल बनते हैं कांच के, वो चाहे वो शराब का हो, चाहे सॉस रखने का हो, या मेडिसिन दवा का कोई बोतल हो, तो अब तो कांच के बोतल का जगह अब प्लास्टिक ले रहा है, दवाएं सब प्लास्टिक के फाइबर के बोतल में बन रही है। लेकिन जो कांच का बोतल बनता था तो सभी बोतल इसी ग्लास से बनाए जाते थे, सोडा ग्लास, और इसलिए सोडा ग्लास का एक कॉमन नेम बॉटल ग्लास भी है, एक कॉमन नेम ही इसका बॉटल ग्लास। तो ये ध्यान रखना। जबकि क्रूक्स ग्लास क्या करता है? तो क्रूक्स ग्लास से धूप का चश्मा बनता है, सन ग्लास जिसको कहते हैं, गॉगल्स जो पहनते हैं क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी पहनते हैं। फ्लिंट ग्लास से ये बहुत हार्ड होता है, तो जितना भी आप कैमरा यूज करते हैं, मोबाइल का कोई कैमरा हो, कोई दूरबीन हो, कोई लेंस हो, वो सब इससे बनता है, फ्लिंट ग्लास से। क्राउन ग्लास से धूप का चश्मा क्रूक से, और पावर का चश्मा, जो पावर का चश्मा होगा जिसमें चश्मा को देखने के लिए प्रयोग होगा, तो वो क्राउन ग्लास होगा। जबकि सोडा ग्लास से क्या बनता है? बॉटल बनता है। तो सबका उपयोग तैयार है। धूप का चश्मा ये हार्डनेस के लिए, कैमरा, लेंस, प्रिज्म या विद्युत बल्ब फ्लिंट ग्लास से, और क्राउन ग्लास से पावर वाला चश्मा या पावर वाले लेंस बनते हैं। अब आगे चले तो दो करंट का सवाल है जो अभी हाल फिलहाल में मैंने कराया आपको क्लास में, 10वां 11वां करा है हाल में। ATGM नाग का परीक्षण किया गया, यह किस पीढ़ी का मिसाइल है? तो नाग एक मिसाइल हमने कहा था जिसका अभी परीक्षण हुआ राजस्थान के पोखरन के टेस्ट करके, और ये लास्ट टेस्ट था। अब ये सेना में शामिल होने वाला है नाग। ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है नाग को। कह रहा है किस पीढ़ी का मिसाइल का टेस्ट हुआ? पहली पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का या चौथी पीढ़ी का? तो ध्यान रखना है कि ATGM नाग जो है ये 3rd जनरेशन मिसाइल है, मतलब मिसाइल की
तीसरी पीढ़ी है, नाग फर्स्ट, नाग सेकेंड और नाग थर्ड। तीसरा नाग मिसाइल जो काफी अपग्रेडेड है, जिसको फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक के नाम से जाना जाता है, जिसका अभी परीक्षण किया गया सफलतापूर्वक। और ये मिसाइल खास करके विरोधी या दुश्मन देशों के टैंक को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है नाग को। आगे चलें तो एक न्यूज है, आजाद हिंद फौज, हाल ही में आजाद हिंद सरकार के गठन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो ऐसा सवाल बीपीएससी में पूछा जा रहा है वर्षगांठ के बारे में। पिछली बार पूछ दिया था कि आवर्त सारणी के निर्माण का कौन सा वर्षगांठ इस साल मनाया गया। तो वर्षगांठ ध्यान रखना, 71वां मनाया गया, 65वां मनाया गया, 69वां मनाया गया, 77वां मनाया गया। तो आजाद हिंद सरकार का गठन का ये इस साल 77वां वर्षगांठ था। ध्यान रखना है कि इसका जो गठन हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को, जबकि 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया, और 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सहगल ने किया था। जबकि ध्यान रखना है कि आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को किया। और इस हिसाब से ये जो इस साल जो मनाएगा 43 से जोड़ेंगे तो ये 77वां वर्षगांठ था आजाद हिंद सरकार का, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था 1943 में। तो यही था आज का 10 कदम। आप लोग सब अपना अपना स्कोर जारी करें और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें इस क्वेश्चन आवर की मदद से। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए क्लास में कल। तो बोलिए सब मिलकर एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।